सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं वो भी सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा ये है कि आखिरकार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आखिरकार क्या बताना चाहता है किसी फंक्शन के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया ना, तुम कहीं के भी क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कठिन नहीं, लेकिन उसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और फिर हम समझेंगे उसका रियल मतलब क्या होता है। तो हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मान के चलते हैं कि y इक्वल टू f(x) नाम का हमारे पास एक फंक्शन है। इस तरीके से मान लें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ऐसा रहा ग्राफ, मतलब ये f(x) नाम के एक फंक्शन का ग्राफ है। कन्फर्म है। अगर हम इसका निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो बेसिकली उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? देखो, चाहे से तुम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो या सिंपल डेरिवेटिव बोलो, इसका एक ही मतलब होता है, क्योंकि जनरली हम इसे डेरिवेटिव का नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉमन यही बोलते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब पता क्या होता है, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। देखो, मतलब कि हमारे पास जैसे मान के चलते कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो dy अपॉन dx किया तो हमारे पास आ गया है 2x। कन्फर्म। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पहली इक्वेशन ये रही है, जब हमने डेरिवेटिव किया तो दूसरा फंक्शन हमारे पास ही आ गया है। अब इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d अपॉन dx ऑफ ये वाला पार्ट dy अपॉन dx। तो बेसिकली d अपॉन, देखो हाँ सुनो, अब ये वाला पार्ट किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो यहाँ क्या रख दो 2x, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये है d अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आया आंसर 2। देखो, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने कुछ तरीके हैं। देखो, पहला तरीका ये है कि अगर इस तरीके से भी लिखो तब भी सेकंड डेरिवेटिव का मतलब यही होता है। अगर तुम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तब भी सेकंड डेरिवेटिव ही बोलते हैं, और अगर तुम सिंपली ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब भी सेकंड डेरिवेटिव ही होता है, और अगर कहीं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका भी मतलब सेकंड डेरिवेटिव ही होता है। इन चारों का एक ही मतलब है। जिस तरीके से सिंपल सा डेरिवेटिव को हम dy अपॉन dx रिप्रेजेंट कर दें, या f डैश x रिप्रेजेंट कर दें, या फिर y डैश रिप्रेजेंट कर दें, या dy से कर दें, इन चारों का जिस तरीके से एक मतलब होता है उसी तरीके से इन चारों का भी एक ही मतलब होता है। हाँ, अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। वैसे बता दें कि मैंने डेरिवेटिव को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हर एक पॉइंट उसका कवर किया है। बताया ग्राफ में क्या होता है, उसका रियल मतलब क्या होता है, फंक्शन में हम क्या देख के पता कर सकते हैं, हर कुछ बताया है। लेकिन बेसिकली यहाँ तुम एक चीज़ याद रख सकते हो कि जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो बेसिकली किसी चीज़ के चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर किसी फंक्शन का dy अपॉन dx निकालते हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर dy अपॉन dx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई चेंज है। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो सब उस वाली वीडियो में पढ़ लेना, बहुत डिटेल में समझाया है। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अपने 11th-12th क्लास में अपने माइंड में सेट करके रखा था। तो किताबों में क्या रखा और अपने दिमाग में क्या सेट करना बहुत अलग अलग, थोड़ा थोड़ा। अगर दिमाग में सेट हो गई ना कोई चीज़ तो किताबों की चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। देखो, अगर हमें ये पता करना है कि कोई चीज़ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है तो बेसिकली हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब कोई चीज़ कितने स्पीड से चेंज हो रही है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो हम क्या निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। देखो, जैसे देखो, मान लो कोई एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। और हम मान के चलते हैं बैक्टीरिया का एक फंक्शन है f(x). अब तुम क्या आए, तुम सुबह सुबह जब यहाँ देखने आए तो इसके अंदर थे 100 बैक्टीरिया।
कितने बजे? 10 बजे। जब तुम 11 बजे आए तो इसके अंदर हो गए हैं 1000 बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है कि अगर तुम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी। बेसिकली एफ डेक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली बैक्टीरिया की गिनती मतलब चेंज हो रही है। अब देखो तुम्हारे पास एक कंटेनर ए रहा, यहाँ एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है जो बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मान लो स्टार्टिंग में थे 10 बजे तुम देखने आए तो इसमें थे 100 बैक्टीरिया, और एक साइड दूसरा बॉक्स है जिसका जहाँ बैक्टीरिया बढ़ने की वो है फंक्शन है जी एक्स, और जब तुम 10 बजे देखने आए तो इसमें भी क्या थे? 100 बैक्टीरिया थे। फिर तुम क्या है 11 बजे देखने आए तो इसके अंदर बैक्टीरिया हो गए कितने? 10,000, और जब तुम इसको 11 बजे देखने आए तो इसके अंदर बैक्टीरिया थे 1000। समझे कि नहीं समझे? तो आखिरकार अगर मैं पूछूं कि देखो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू तो इसमें भी पॉजिटिव आएगी और एफ डेक्स एक्स की वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम पता करेंगे कि मतलब किस में बैक्टीरिया ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। देखो चेंज की इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड कर दी है। अब कितनी स्पीड से ज़्यादा बैक्टीरिया चेंज हो रहे हैं वो पता चलेगा सेकंड डेरिवेटिव से। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव निकाला, तो हमें देखने को मिला है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन जी एक्स के सेकंड डेरिवेटिव से। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया चेंज होने की स्पीड ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस। समझे कि नहीं समझे? इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो 100 से 10,000 होने में इसे टाइम लगा कितना? 1 घंटा। और मान लो इसमें 100 बैक्टीरिया थे और इसे 100 से 10,000 बैक्टीरिया आने में इसे टाइम लगा, मान के चलते हैं 5 घंटे। मतलब इसको लगे 1 घंटे, इसको लगे 5 घंटे। तो कोई अंधा आदमी भी होगा ना, वो भी बता देगा कि आखिरकार बैक्टीरिया किस में ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो वो होगी ये। तो इसका मतलब ये है कि एफ डेक्स एक्स का सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस वाले डेरिवेटिव से इसके सेकंड डेरिवेटिव से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें चेंज की स्पीड ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस। अब स्टार बना के लिखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव मेजर एट विच द ओरिजिनल फंक्शन चेंजेस, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ये बताता है कि आखिरकार कोई फंक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है, जबकि सेकंड डेरिवेटिव मेजर द रेट एट विच द फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस, जबकि सेकंड डेरिवेटिव ये बताता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव कितनी रेट या स्पीड से चेंज हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन हो तो एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वीडियो देख लें, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया गया है। अगर जो भी बात समझ में नहीं आई तो एक बार उसको ज़रूर देखें, वहाँ हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने क्या जाना है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन इंक्रीज़ में भी 3 कंडीशन बनती हैं। उन तीनों कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनना कि पहली कंडीशन ये होती है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इंक्रीज़ होने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, कन्फर्म। दूसरी कंडीशन होती है कोई चीज़ इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन उसके इंक्रीज़ होने की स्पीड या रेट कांस्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन उसके इंक्रीज़ होने की स्पीड घटती जा रही है। मुझे पता है कि तीनों कंडीशन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आई होंगी, घबराओ नहीं। देखो ऐसे समझो, देखो जैसे मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास एक कार है, हमने देखा है कि 10:10 पे इसकी स्पीड थी 100, फिर 10:20 पे देखी तो इसकी स्पीड हो गई कितनी? 120। 10:30 पे देखी तो इसकी स्पीड हो गई है 150। 10:40 पे देखी तो इसकी स्पीड हो गई है 200।
मतलब देखो, सुनो, बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 10 मिनट में कितनी बढ़ी 20, अगले 10 मिनट में कितनी बढ़ी 30, और अगले में कितनी बढ़ी 50। तो इसका मतलब है कि देखो इसकी इंक्रीज होने की भी स्पीड बढ़ती जा रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, 50 हो रही है। जैसे मान लो अब दूसरी कार है तुम्हारे पास, देखो 10:10 पे हमने देखी, इसकी स्पीड थी 100। 10:20 पे देखी तो इसकी स्पीड होगी कितनी 120। 10:30 पे देखी, इसकी स्पीड हो गई है 140। 10:40 पे देखी तो इसकी स्पीड कितनी होगी 160। मतलब इस 10 मिनट में कितनी बढ़ी, मतलब 10 मिनट या 10 सेकंड, जस्ट समझो इस तरीके से। तो इसमें बढ़ी 20, अगले में कितनी बढ़ी 20, अगले में कितनी बढ़ी 20। मतलब देखो इनमें सब जगह कांस्टेंट है, मतलब कोई भी स्पीड में चेंजेस नहीं। देखो ओवरऑल स्पीड तो चेंज हो रही है, लेकिन जिस रेट से वो चेंज हो रही है वो चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि 20 20 20। देखो यहाँ भी स्पीड बढ़ रही है, फाइनल ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, लेकिन देखो इसमें इसका रेट बढ़ रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट और है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कार है, ये तीसरी वाली लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो तो हमने क्या देखा कि 10:10 पे इसकी स्पीड थी 100। 10:20 पे देखी तो इसकी स्पीड थी कितनी, मान के चलते हैं है मतलब 120। तो मतलब कितने का चेंज आया 20 का आया चेंज। जब 10:30 पे देखी तो इसकी स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, इसकी स्पीड हमारे पास देखी 130। तो मतलब बेसिकली 10 मिनट में कितने का चेंजेस आया है 10 का। हमने 10:40 पे इसको देखा तो इसकी स्पीड हुई 135, मतलब कितने का है 5 का। तो अगर तुम देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड तो ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन स्पीड बढ़ने की स्पीड घट रही है। ये रही तीसरी कंडीशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा इन सब का क्या मतलब है। अब देखो बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो सकता है, यहाँ से तो स्टार्ट होता है। क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा कि हम किसी फंक्शन का भी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पता है तो आखिरकार हम उसके फंक्शन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि हमें किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पता है और पता है वो पॉजिटिव है, तो इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका क्या नेचर हो, किस तरीके से दिखता होगा। बात समझ में आ रही कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इस सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो इसका ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका क्या नेचर हो, किस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बहुत ध्यान समझो। देखो इसको समझते हैं हम ग्राफ से। देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है। देखो जैसे मान के चलते हैं मैं 3 ग्राफ बनाता हूँ, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। देखो मैं इन तीनों में बना रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। कन्फर्म है। देखो सुनो, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग रेट है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है कि हर पल इसके स्लोप में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें कांस्टेंट रेट देखने को मिलेगी। कांस्टेंट रेट देखने का मतलब है कि जो तुम्हारे पास ये लाइन खींची है इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। और अगर तुम इसकी जगह देखने को आओगे तो इसको देखोगे, तुम देखोगे डिक्रीजिंग रेट। इस डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू घटती जाएगी। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को फील नहीं हुआ होगा, तो फील दिलाते हैं, टेंशन नहीं लो। देखो इस तरीके से समझो। जैसे मान लो एक पॉइंट है, इस पे स्लोप बनाओ, ये पॉइंट है, इस पे स्लोप बनाओ, और ये पॉइंट है, इस पे स्लोप बनाओ।
समझे कि नहीं समझे? मान लो ए वाला पॉइंट है। अब देखो यहाँ मान लो ए θ1 है, यहाँ मान लो θ2 है और ये मान लो θ3 है। अब कोई अंधा आदमी भी होगा ना, वो भी बता देगा कि θ1 इज स्मॉलर देन θ2 स्मॉलर देन θ3। समझे कि नहीं समझे? और बेसिकली और हम क्या जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो हमने क्या देखा है कि इनिशियल स्लोप इज स्मॉलर देन फाइनल स्लोप। बात समझ में आई कि नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो, देखो सुनो, देखो हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्मॉलर देन फाइनल स्लोप। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, टेंजेंट की यहाँ बेसिकली स्लोप की वैल्यू हर पल बढ़ती जा रही है। यहाँ बनाओ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस पे स्लोप बनाओ, इस पे स्लोप बनाओ, इस पे स्लोप बनाओ। θ1 θ2 θ3, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। इन तीनों में थीटा की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होने का क्या मतलब ये है कि इसमें स्लोप की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। मतलब जितना स्लोप यहाँ है उतना ही स्लोप यहाँ और उतना ही स्लोप यहाँ है। समझे कि नहीं समझे? अब इस पे आ जाओ, आखिरी वाले पे। एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बनाओ और एक पॉइंट यहाँ बनाओ। इसका स्लोप ऐसा, इसका स्लोप ऐसा और इसका स्लोप ऐसा। θ1 θ2 और ये रही θ3। तो मैं क्या देखूंगा कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू भी घटती जा रही है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो इस बात से हम क्या पता करते हैं कि तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसमें इसकी रेट इंक्रीजिंग है। मतलब रेट इंक्रीज मतलब इसमें स्लोप बढ़ रहे हैं, इसमें स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती। अब देखो एक टाइप का ग्राफ और बनाता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। जैसे मान लो एक ग्राफ ए रहा, एक ग्राफ तुम्हारे पास ए रहा और एक ग्राफ तुम्हारे पास ए रहा। कन्फर्म? ए रहा स्लोप और ए रहा। तो अगर तुम तीनों ग्राफ में ऑब्जर्व करोगे ना, तो तीनों ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहे हैं, है कि नहीं है? डिक्रीज मतलब देखो हर पल वैल्यू घटती जा रही है, नहीं घटती जा रही है। देखो सब में बाई, ये मान लो बाई एक्सिस है, सब में देखो घटती जा रही है। मतलब तीनों फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी इंक्रीजिंग की। देखो अब बात करते हैं इसकी रेट की। इस ग्राफ में तुम देखोगे तो एक बेसिकली है क्या, इंक्रीजिंग रेट, जबकि तुम इसमें देखोगे इसमें है कांस्टेंट रेट, और इसमें देखने को आओगे तो इसमें होगा डिक्रीजिंग रेट। अब तुम कहोगे भैया अभी भी बात समझ में नहीं आई, आप थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो मैं कहूँगा देखो यहाँ स्लोप बनाओ, यहाँ बनाओ और यहाँ बनाओ। तो बेसिकली ए स्लोप रहा, ए रहा और ए रहा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये θ1 है, θ2 है और θ3 है, तो एक चीज़ बताएं कि θ1 इज स्मॉलर देन θ2 एंड θ2 इज स्मॉलर देन θ3। लेकिन सुनो, जितने भी तुम एंगल देख रहे हो ना, ये सब कितने हैं, π/2 से अबव। कितने हैं? π/2 से अबव। और मैं बता दूं कि tan 91 की वैल्यू पता कितनी होती है, -51 के आसपास, जस्ट समझो। और जबकि tan 179 की वैल्यू पता कितनी होती है, -0.017। बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि जो
इस पॉइंट पे तुमने स्लोप बनाया है और जो तुमने इस पे बनाया और इस पे बनाया है, मतलब कि इस वाले टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस तो दिस। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको नाम दे दो 1, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। मतलब स्लोप नंबर 1 इज स्मॉलर देन 2 और स्मॉलर देन 3। मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज़्यादा स्लोप है इस थर्ड वाले का। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो स्लोप की वैल्यू हर पल बढ़ती जा रही है। समझ रहे कि नहीं? देखो ये देखो, सुनो, -51 से 57, शायद 57 होता है, 51 एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, और ये इतनी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। इसमें तो भाई तीनों में कांस्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तुम इस पे बनाओ, चाहे इस पे बनाओ, चाहे इस पे बनाओ, तीनों में एंगल कांस्टेंट है, तो इसमें तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ समझो, तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वही कहानी है कि स्लोप बनाओ, इस पे ऐसा बनाओ, स्लोप ऐसा बनाओ और ऐसा बनाओ, θ1 θ2 θ3। तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। लेकिन तुम ऑब्जर्व करोगे कि थीटा इस जितने भी एंगल हैं वो सब π/2 मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हैं। ग्रेटर मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है इसी को 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं और इसको 3 देते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो 3 टेंजेंट बनाए हैं, इन 3 टेंजेंट में सबसे ज़्यादा स्लोप की वैल्यू किसकी होगी, तो वो होगी पहले वाले की, और सबसे कम किसकी होगी, वो होगी तीसरे वाले की। तो मतलब बेसिकली स्लोप ऊपर से लेकर नीचे तक घट रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग रेट। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर हम दोनों ग्राफ को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो दोनों ग्राफ से हमें देखने को मिलता है कि अगर कर्व हो इस तरीके से, मतलब कर्व हो, कई जगह कॉन्वेक्स बोलते हैं और कई जगह कॉनकेव अप बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि f डेक्स x मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो मेन ग्राफ होगा वो कॉन्वेक्स होगा, या फिर बोल सकते हैं कॉनकेव अप होगा, मतलब उसका मुंह ऊपर की साइड होगा। अगर ग्राफ ऐसा है मतलब बेसिकली इसे बोलते हैं कॉनकेव, इसे कई जगह कॉनकेव डाउन भी बोलते हैं। कॉनकेव डाउन का मतलब ये होता है कि देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी फंक्शन की नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है कि वो कर्व कॉनकेव ग्राफ बनाएगा। मतलब इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल की अगर हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हो नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये है कि ये कॉनकेव बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ y = x², इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। इसका तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो 2x आया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो 2 आया, बेसिकली पॉजिटिव नंबर तो आ रहा है ना। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ y = -x² का, इसका ग्राफ बनाओ तो बेसिकली बनता है कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा निगेटिव में। और इसका अगर मैं क्या बनाऊँ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो बेसिकली हो जाता है -2x, और सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो आता है क्या, -2। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो इस बात से हम और क्या पता कर सकते हैं कि जैसे मान लो ग्राफ बने कुछ इस तरीके से, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे यहाँ से होगी नेगेटिव, और मैं पूछूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, तुम कहोगे पॉजिटिव, और यहाँ से बीच के यहाँ के बीच में फिर भी नेगेटिव होगी। कन्फर्म? देखो आखिरकार इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि देखो तुम यहाँ खड़े होके मुंडी उठा के ऊपर को देखो तो बेसिकली कॉनकेव जैसा है कि नहीं है। तुम मान लो यहाँ खड़े हो और कर्व बना है ऐसा, तो अगर यहाँ मुंडी उठा के देखोगे तो बेसिकली कॉन्वेक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा।
इसके बेसिस पे इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम रखा गया है। अब देखो कुछ स्टार बना के लिखो। स्टार बना के हमें लिखना है कि अगर तुम्हारे पास है क्या कॉनकेव अप। कॉनकेव अप मतलब बेसिकली हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे ना तो इसमें स्लोप की वैल्यू तुम्हें इंक्रीजिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। और अगर तुम बात करते हो किसके ऊपर, इसके ऊपर कॉनकेव के ऊपर, कॉनकेव में अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो तो स्लोप की वैल्यू होगी ना वो तुम्हें डिक्रीजिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखो, देखो कि एफ डेक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तभी होगा जब वो क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग तब होगा जब कॉनकेव अप होगा। कॉनकेव अप मतलब होता है इस तरीके का ग्राफ होगा। कन्फर्म है? और देखो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बात समझे कि नहीं समझे? इस बात से हमें पता लगा सकते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो मेन कर्व होगा वो कॉनकेव अप होगा। सेम टू सेम जस्ट अपोजिट कर दो किसके लिए, नेगेटिव के लिए, डिक्रीजिंग के लिए, कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब जो मेन ग्राफ होगा उसका क्या होगा, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन मतलब होगा ग्राफ इस तरीके से। और इस बात से क्या निकालते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव तुम्हें देखने को मिलेगी। बात समझ में आई है? तुम कहोगे भैया क्या बात समझ में आएगी, सब कुछ गुचर पुचर हो गया है, सब कुछ दिमाग में कूड़ा सा भर गया है। तो इसलिए पता है आखिरी टाइम के लिए हम बचे हैं, घबराओ नहीं अभी हम हैं। तो आखिरी बात सिर्फ तुम ये लिखो कि अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा। और जो तुम्हारे पास मेन फंक्शन होगा ना, जो मेन फंक्शन होगा वो बेसिकली हमारे पास कॉनकेव अप होगा, इस तरीके से होगा। तो एक बात हमने समराइज़ कर दी कि नहीं कर दी? पहली बात लिखोगा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा और मेन ग्राफ अपवर्ड होगा। अब देखो दूसरी बात लिखो, दूसरी बात ये लिखोगे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। और डिक्रीजिंग मतलब हो जो मेन तुम्हारे पास ग्राफ होगा, मेन ग्राफ होगा वो बेसिकली इस तरीके से कॉनकेव डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। तो इतने सब पढ़ने से हमने सिर्फ ये 2-3 पॉइंट ही ऑब्जर्व किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आए होंगे। एक बार रिवाइज करके देखो, 101% तुम्हें हर एक मतलब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो किसी कर्व के कॉनकेव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, मतलब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। मतलब बेसिकली ये बताता है कि वो उसका किस तरीके का शेप है, ऐसा है कि ऐसा है। अब हमने इतना काफ़ी पर्याप्त पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, उसी वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे लौट के आते हैं और वहाँ से समझाते हैं कि उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो पता यार कोई अंधा आदमी भी होगा ना, वो भी बता देगा कि आखिरकार इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा। देखो इसमें स्पीड हर पल बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसमें क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, मतलब 0 होगी। और इसमें बेसिकली क्या हो रही है, सेकंड मतलब ये घट रही है ना, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर इसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और कांस्टेंट पे देखते हैं तो देखो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ अगर तुम देखने को मिलेगा तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ए की सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का एक्सेलरेशन आ रहा है।
तो आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब देखो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो हर पल इसकी जो स्पीड है, जो स्पीड का चेंज है वो घटता जा रहा है। अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसमें देखो जो स्पीड है ना, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन जो स्पीड का चेंज है वो कांस्टेंट है। यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था और यहाँ भी 20 था। तो बेसिकली यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हें 0 देखने को मिलेगी। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो तुम्हें ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनाओगे तो इसके ग्राफ में तो कुछ चेंजेस में सीधा जाएगा, देखो। और इसका ग्राफ बनाने को जाओगे ना, तो इसका ग्राफ बेसिकली तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। सॉरी, ऐसा नहीं, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये जो पता हमने ग्राफ बनाया है ना, ये पता है ग्राफ किसका है? ये जो ग्राफ बेसिकली बना होगा वो बना होगा डिस्टेंस का और टाइम का। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास ग्राफ इस तरीके से है डिस्टेंस एंड टाइम का, तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर तुम्हारे पास इस तरीके से है तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझे? और अगर देखो, अगर क्या देखते हैं, ऐसे है या फिर ग्राफ ऐसे हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी।